कुसुम और मीता के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सगी बहनें होने के बाद भी एक संस्कारी तो दूसरी अहंकारी थी। बड़ों की आज्ञा का पालन करना और सबसे तहजीब से बात करना कुसुम का स्वभाव था, तो वहीं मीता कुसुम से बिल्कुल उलट घमंडी और बड़बोली थी। परिवार के लोग तो दूर, पड़ोसी भी मीता से बात करने से कतराते थे। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सावित्री ने मीता से कहा, बेटी मीता, देख बारिश होने वाली है, जाकर छत पर से कपड़े उतार ला वरना गीले हो जाएंगे। मैं क्यों जाऊं? कुसुम से कह दो, वो कपड़े ले आएगी। कुसुम पढ़ाई कर रही है, तू तो मेकअप कर रही है, तू जाकर ले आ। अब वैसे भी बारिश होने वाली है, तू सज सवर कर कहाँ जाएगी? मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन छत से कपड़े लेने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मीता सावित्री से बहस कर रही थी, इतने में कुसुम छत से कपड़े उठाकर ले आती है। रहने दो माँ, मैं कपड़े ले आई हूँ। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा किया कुसुम बेटी, वरना कपड़े गीले हो जाते। कुसुम कपड़े संभाल कर रखने लगती है। इधर मीता मेकअप करके तैयार होकर मोबाइल से सेल्फी ले रही थी। ये देखकर सावित्री मन ही मन परेशान हो जाती है। ना जाने इस लड़की का क्या होगा, कब अकल आएगी इसे। तुम क्यों परेशान होती हो माँ? देखना मीता बहुत जल्द संस्कारी बन जाएगी और तुम्हारी हर बात मानेगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। कुसुम और मीता के पिता अरुण एक किसान थे। वो खेती करके अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा रहे थे। बारिश तेज होता देख सावित्री को अरुण की चिंता सताने लगती है। कुसुम बेटी, तेरे बाबा कहीं बारिश में भीग ना जाएं, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। तभी अरुण घर आ जाते हैं। वो बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे और लगातार छींक रहे थे। जिसका डर था वही हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे कुछ नहीं होगा सावित्री, मुझे तो फसल की चिंता सता रही है। बाबा, आप फसल की चिंता मत कीजिए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। काढ़ा पीते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरुण कपड़े बदलता है और कुसुम उसके लिए काढ़ा बना कर लाती है। लेकिन मीता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सेल्फी लेने में बिजी थी। कुसुम अपने बाबा को काढ़ा बनाकर पिलाती है। ये कुसुम कैसे बाबा को मक्खन लगा रही है, जैसे मैं कुछ समझती नहीं। मैं किसी को मक्खन नहीं लगाऊंगी। लेकिन काढ़ा पीने के बाद भी अरुण को आराम नहीं मिलता। उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। कुसुम ने जब अरुण का सर छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। माँ, बाबा को बुखार है, बाबा के लिए दवाई लानी होगी। लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तू भी भीग जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। तभी मीता कहती है, कुसुम को काढ़ा बनाना आता ही नहीं है बाबा। अगर मेरे हाथ की चाय पी लेते तो इनकी सर्दी तुरंत ठीक हो जाती। तो तूने चाय क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं सेल्फी लेने में बिजी थी। ना जाने तुझे कब बुद्धि आएगी कि अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं। जाने दो सावित्री, बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। इधर कुसुम जल्दी से छाता लेकर जाती है और मेडिकल स्टोर से अपने बाबा के लिए दवाई खरीदती है। सड़क पर बारिश का गंदा पानी जमा हो गया था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो दवाई लाकर अरुण को खिलाती है। बाबा, लीजिए दवाई खा लीजिए, इससे आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। दवाई खाने के बाद अरुण को कुछ आराम मिलता है। दूसरे दिन सुबह अरुण खेत पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। खेत में पानी भर गया है सावित्री, पानी नहीं निकाला तो फसल खराब हो जाएगी। बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे, खेत से पानी मैं निकाल दूंगी, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। लेकिन कुसुम बेटी, इस काम में बड़ी मेहनत लगती है, तू अकेले ये सब कैसे कर पाएगी? बाबा, आप भी तो सारा दिन खेत में अकेले मेहनत करते हैं। आज मैं आपकी तरह अकेली मेहनत करूंगी। तब सावित्री मीता से कहती है कि वो खेत पर जाकर कुसुम की मदद करे। मीता, तू कुसुम के साथ खेत पर जाकर उसकी मदद कर दे। क्या मैं खेत पर काम करूंगी? मेरे खूबसूरत पैर गंदे हो जाएंगे माँ। कुसुम के पैर तो बदसूरत हैं, उसके पैर गंदे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पैर गंदे हो गए तो गांव के लोग क्या कहेंगे? कुसुम को अकेले जाने दो। मीता, मैं देख रही हूँ, दिन पर दिन तू घमंडी और बदतमीज होती जा रही है। मेरा कहना नहीं मानती, कुसुम को दीदी नहीं बुलाती, घर के काम में हाथ नहीं बटाती। क्या घर के काम में मैं हाथ बटाऊंगी? मेरी खूबसूरती खराब नहीं हो जाएगी? अरे, आपको घर का काम करने के लिए कितने लोग चाहिए? वो संस्कारी कुसुम घर के काम में आपकी मदद करती तो है। वैसे भी मेरे पढ़ने का टाइम हो गया, मैं छत पर जा रही हूँ, वहीं पढ़ाई करूंगी। यहाँ तो आप पढ़ने देंगी नहीं। ऐसा कहकर मीता अपनी किताबें लेकर छत पर चली जाती है। इधर कुसुम खेत पर पहुंचकर खेत से पानी निकालने का काम कर रही थी। वो सारा दिन अपने बाबा की तरह कड़ी मेहनत करती है और फसलों को डूबने से बचा लेती है। जब सावित्री घर का काम निपटाकर कपड़े सुखाने छत पर आती है तो देखती है कि मीता फोन में गाने चलाकर छत पर डांस कर रही है। तो ये पढ़ाई हो रही है।
पढ़ ही रही थी माँ, पढ़ते पढ़ते थक गई तो गाने चला लिया। आप तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अच्छा मैं ये बताओ कि खाने में क्या बनाया? मुझे भूख लगी है। मैंने तेरे लिए खाना नहीं बनाया। क्यों? मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? आज से इस घर में खाना उसी को मिलेगा जो घर के काम में हाथ बटाएगा। अगर मुझे आज खाना नहीं मिला तो मैं कभी खाना नहीं खाऊंगी। खाना खाना है तो खुद बना ले। लेकिन मीता ने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं था। सावित्री उस दिन सचमुच में मीता को खाना नहीं देती है। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। हो, भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। जब कुसुम को इस बात का पता चलता है तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने हिस्से का खाना लेकर मीता के पास जाती है। मीता, ले खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। माँ ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। तो क्या हुआ, मैं तो तेरे लिए खाना लाई हूं ना। चल अब जल्दी से खा ले। माँ बाबूजी के सामने बड़ी संस्कारी बनती है, तू ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए करती है ना। ये तो क्या कर रही है मीता, तू मेरी छोटी बहन है, मैंने तुझे गोद में खिलाया, मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगी। अब जल्दी से गुस्सा थूक दे और खाना खा ले। कुसुम घमंडी मीता को अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, मीता कॉलेज जा रही। मीता रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही हूँ, तुझे अपने साथ लेकर कौन जाएगा। तू गवार है, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। इतना कहकर मीता अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज चली जाती है। कुसुम पीछे पीछे अकेले ही कॉलेज जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिस कारण रास्ते में कीचड़ हो गया था। लेकिन मीता ने कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और सहेलियों के साथ गप करते हुए जा रही। तभी उसका पैर कीचड़ में फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। मीता को तैरना नहीं आता था। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और अपनी सहेलियों को पुकारती है। निशा, रीना, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ मुझे। मीता की सहेलियां आपस में कहती हैं, इस गंदे तालाब में कौन जाएगा, किसी बरसाती कीड़े ने हमें काट लिया तो हमें कौन बचाएगा। डूबने दे उसे, वैसे भी वो बहुत घमंडी है, आज उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मीता की सहेलियां उसे तालाब में डूबता हुआ छोड़कर चली जाती हैं कि तभी पीछे से आ रही कुसुम उसे देख लेती है। अरे ये तो मीता है, ये डूब रही है, मुझे इसे बचाना होगा। वो मीता से कहती है, मीता तू डर मत, मैं आ रही हूँ। कुसुम ने तुरंत पानी से लबालब भरे तालाब में छलांग लगा दी और मीता को डूबने से बचा लिया। वो उसे तालाब से बाहर निकाल कर ले आई। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि आप सचमुच में तारीफ के काबिल हैं। आज आपने मेरा घमंड तोड़ दिया। उस दिन पहली बार मीता ने कुसुम को दीदी कहकर पुकारा था। कुसुम ने उसे गले से लगा लिया। मेरी प्यारी बहन, मैंने तेरा घमंड तोड़ने के लिए तुझे नहीं बचाया, मैंने तुझे बचाया है क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। चल अब घर चल। कुसुम मीता को घर ले आती है और उसके कपड़े धोकर सुखा देती है। मीता भी नहा कर आती है। उस दिन मीता का सारा घमंड धुल गया था। अब वो सबकी बात मानती और बड़ों का सम्मान करने लगी। गौरांशी के बाबा, हमें गौरांशी के लिए अब लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। गौरांशी के लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, अभी से शुरुआत करेंगे तब कहीं जाकर कोई रिश्ता मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो गौरांशी की माँ, लेकिन हमारी गौरांशी से कौन शादी करेगा। गौरांशी का बौनापन उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। हमारी गौरांशी में बस एक ही तो कमी है, घर के कामों में, सिलाई कढ़ाई में, खाना बनाने में गौरांशी काफी तेज है, उसे कोई न कोई जरूर पसंद कर लेगा। ठीक है, मैं कल से ही लड़का देखने का काम शुरू कर देता हूँ। सुरेश दूसरे दिन से गौरांशी के लिए लड़का देखने लगता है, लेकिन वो जहाँ भी जाता लोग गौरांशी के बौनेपन को लेकर मना कर देते या फिर दहेज में मोटी रकम की मांग करते। इसी तरह से दिन, महीने और कई साल बीत गए, लेकिन गौरांशी की शादी तय नहीं हो पाई। गौरांशी की उम्र निकली जा रही थी। गौरांशी घर के काम में काफी फुर्तीली थी। वो सारे काम काफी फटाफट और बेहतर तरीके से करती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग उसके बौनेपन का मजाक जरूर उड़ाते थे, लेकिन अपने घर में कोई काम करवाना हो तो वे गौरांशी को ही बुलाते थे। ऐसे ही पड़ोस में रहने वाली मंजू चाची के घर पर शादी थी। मंजू गौरांशी के घर आई। अरे गौरांशी, कल मेरी बेटी मुनिया की शादी है, घर में बहुत सारा काम है, तू कल सुबह ही आ जाना। घर के कामों में मेरी मदद कर देना और मुनिया को सजा के तैयार कर देना। ठीक है चाची, मैं कल तड़के ही आ जाऊंगी। दूसरे दिन गौरांशी मंजू चाची के घर जाती है और शादी की सारी तैयारियां करवाती है। गौरांशी मुनिया का भी बहुत अच्छा मेकअप करती है और उसे रानी की तरह सजा देती है। शादी में सब मुनिया की तारीफ कर रहे थे। जयमाला की रस्म के दौरान मुनिया के पति का दोस्त राघव मुनिया से कहता है, भाभी आप तो किसी परी जैसी लग रही हैं। आपको जिसने भी सजाया है उसके हाथों में कोई जादू है, तभी तो मुकेश की नजर आपके ऊपर से हट नहीं रही।
ये जादू गौरांशी के हाथों में है। उसी ने मेरा मेकअप किया है और मुझे सजाया है। गौरांशी उस समय मुनिया के साथ स्टेज पर थी। मुनिया ने राघव को गौरांशी से मिलवाया। राघव को एक नजर में गौरांशी भाग गई और उसी समय उसने ये बात अपनी माँ को बताई। लेकिन राघव बेटा, ये तो बौनी है। माँ, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बौनेपन के अलावा गौरांशी में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। मुझे मुनिया भाभी ने सब बता दिया है। अपने इकलौते बेटे राघव के कहने पर मनीषा